पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मौत शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत जो निबंध है, निबंध देखिए, निबंध में क्या बताया गया है, मेन चीज़ हम क्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार के विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानूसी सोच को अकाट्य तर्कों के द्वारा सिरे पर खारिज करता है। साथ ही इसमें इस दकियानूसी और अप्रासंगिक परंपराओं के अंधाधुनीकरण के बजाय विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। बच्चों, ये जो पाठ परिचय है इसमें ये बताया गया है कि स्त्री शिक्षा को, जो इनके लेखक हैं वो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का उन्होंने खंडन कर दिया कि मतलब जो निबंध है ये कह रहा है कि समाज और परिवार के विघटन और पतन का कारण स्त्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि स्त्री शिक्षा होने पर समाज का विघटन नहीं होगा, समाज का पतन नहीं होगा, बल्कि उत्थान होगा। तो ये जो निबंध है इसी के विषय में बताया गया है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कर दिया उन्होंने, मनाही कर दी उन्होंने कि स्त्री जो शिक्षा है वो समाज में होनी चाहिए और पर्याप्त रूप से प्रत्येक स्त्री को शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। अब देखिए हमारा चैप्टर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाने उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं, और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, मतलब कवि कहना चाह रहा है कि ऐसे वैसे लोग नहीं कह रहे, सुशिक्षित लोग कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, जिन्हें बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचित रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है और कुमार्गगामियों को सुमार्ग बनाना, अधार्मिकों को धर्मतत्व समझना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। देखिए क्या क्या कहते हैं कि पुराने, नंबर 1 पे बताया गया है कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकती थी, जिस पर उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। कहने का मतलब है कि अगर स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती तो आज हमारा समाज नहीं चल पाता। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, अतः नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। यानी कवि इन बातों का खंडन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते हैं। कवि कहता है कि हमने अपने मन से भी 2-4 बातों को लिख दिया है। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है, न गंवार होने का। मतलब कवि ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को संस्कृत नहीं आए तो उसे हम अनपढ़ नहीं कहेंगे या गंवार नहीं कहेंगे। अच्छा, तो उत्तरा रामचरित में ही ऋषियों की वेदांतवादिनी
पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। कवि कहता है कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप बताएं, उसके बाद में ही स्त्रियों को अपढ़ और गंवार बताएं। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा नहीं होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत की ही में क्यों उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। कवि कहना चाह रहा है कि संस्कृत कैसे आती है महिलाओं को, क्योंकि भाषा कैसी थी? वहाँ की प्राकृत भाषा थी। अतः ये प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य, कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता था। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शोरसैनी, माधवी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित, पंडित हो सकते थे जिस तरह से कि हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़ करके उस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? कवि कह रहा है कि ये बात हम कैसे मान लें? जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। तो लेखक कह रहा है कि भाषा ही कुछ लोग बोलना जानते थे संस्कृत, मतलब कि आचार्यों के द्वारा ये बताया गया कि कौन संस्कृत बोलेगा और कौन प्राकृत। अधिकतर लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय भी नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट न हो गया होता। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताएं उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। कवि कहना चाह रहा है कि आप ये बता दीजिए जो बड़े बड़े जहाज उड़ते हैं तो उनका कोई प्रमाण है? दिखाओ, बनाने की प्रणाली बताओ कि कैसे जहाज को बनाते थे, कैसे उड़ाते थे। तो यानी कुल मिलाकर के कवि ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कर दिया है। अब देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही पेंसिल से मैंने बताया इसमें व्याख्या। अब आपकी व्याख्या शुरू हो गई है, ये आपको कॉपी में करनी है। पौराणिक में विमानों और जहाज़ों के द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामों उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़, गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्र गीता और इस न्यायशीलता की बलिहारी। तो देखिए बच्चों, आपका एक जो सह प्रसंग व्याख्या है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बलिहारी पे। आपको मैं समझा देती हूँ कि आपको इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और सभी बच्चों को प्रसंग लिखना आता है। आप प्रसंग लिख ही लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज पाठ 12 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन से लिया गया है। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और उन्होंने इसमें पुरुष प्रधान समाज की सोच, स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन किया है। स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों को जवाब देते हुए वे क्या कहते हैं, इसमें फिर हमारी व्याख्या शुरू हो जाएगी। व्याख्या में लिखेंगे कि जैसे आपको बताया इसमें कि देखिए
वापस देखिए, पौराणिक में विमान और जहाज़ों के द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देख करके उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। तो कवि कहता है कि हम इतने स्वार्थी हैं कि जिससे हमारा कुछ भला होता है ना, तो उसका तो हम बखान बढ़ चढ़ के कर देते हैं, लेकिन पुराणों में विमान उड़ाने का जो वर्णन है उसको हम इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि इससे हमारी प्राचीन सभ्यताओं का नाम होता है। लेकिन उन्हीं पुराणों में कुछ विद्वान पंडितों द्वारा स्त्री शिक्षा के समर्थन में लिखा गया तो उन्हें हम पागल कह करके अस्वीकार कर देते हैं। पुराणों में वर्णित विद्वान स्त्रियों को भी ऐपड़ और गंवार बता रहे हैं। ऐसे लोगों के तर्क और न्यायशीलता पर हंसी आती है और उनकी सोच पर इतना तरस आता है, कवि कहता है कि उनकी सोच पर इतना तरस आता है कि उन पर बलिहार हो जाए। विशेष टिप्पणी आपको ज़रूर से लिखनी है कि भाषा, आपको मैंने शुरू में पाठ पढ़ाया था उसी में भी आ चुका है आपके, कि भाषा सरल है, सहज है और मनुष्य की स्वार्थ और एक तरफा सोच को श्रेष्ठ बताया गया है और समाज की विकृत मानसिकता को बदल करके स्त्री शिक्षा का समर्थन और उनकी उपयोगिता इसका मूल बताया गया है। इस प्रकार से आपकी पहली व्याख्या हो जाएगी। स्क्रीन के ऊपर आपका पहली व्याख्या तक मैंने आपको पढ़ाया है बलिहारी। इसके बाद में आपको, वैसे मैंने चैप्टर तो पूरा तैयार कर लिया लेकिन आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको हाफ हाफ करके पढ़ाऊँगी। तो कल हम आपको वेदों आगे से स्टार्ट हो जाएगा और अभी आपकी व्याख्या शुरू हो गई थी, ये देखिए व्याख्या हो रही है ये। तो इस तरह से आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा।